हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जैसे कि गाइस आपको दिख रहा है टाइटल के अंदर, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। नेटवर्किंग से रिलेटेड है और उसमें जो वेरियस कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं, उन सभी डिवाइसेस के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे फॉर कंप्यूटर साइंस पेपर 2 के लिए यूजीसी नेट का। तो गाइज ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से कहीं ना कहीं आपके कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए गाइज, आपका स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर गाइज। तो जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए गाइज और सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे सेशन और ज़्यादा रेस्पॉन्सिव बन जाए। तो चले गाइज, मैं आगे लेके चलता हूँ। आगे चलते हैं, ठीक है। तो गाइज बेसिकली आज जो हम लोग करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन मैंने आपको बता दिया है। तो जल्दी से मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, जिससे आपको मेरे बारे में भी जानकारी मिलेगी। मेरा नाम गाइज योगेश शर्मा है और क्वालिफिकेशन में गाइज मैंने बीएससी आईटी, एमसीए एंड ऑरिकल सर्टिफिकेशंस किया हुआ है। 8 से ज़्यादा सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है गाइज, और मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है कि एक हाई लेवल के एग्जाम को किस तरीके से क्रैक करते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी और क्या क्या प्लानिंग हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो गाइज एक्चुअली मैंने भी कई सारे एग्जाम्स को क्रैक किया, इसी वजह से मैं आपको बता सकता हूँ, मैं गाइड कर सकता हूँ कि क्या हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। और गाइज ये एक स्पेशली एक लिंक आप देख रहे हैं, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर गाइज आप मुझे फॉलो जरूर करिए। फॉलो मुझे आप जरूर करें गाइज, ठीक है गाइज। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जल्दी से मैं अपना एक टाइम टेबल आपको दिखा दे रहा हूँ। तो मेरी जो क्लासेस होती है मंडे टू फ्राइडे गाइज, मेरी रेगुलर क्लासेस परफॉर्म होती हैं 10 बजे, 3 बजे और 9 बजे। सैटरडे संडे में स्पेशली मेरी गाइज रीजनिंग की क्लासेस परफॉर्म होती हैं। एक्चुअली मैं दो सब्जेक्ट लेता हूँ, कंप्यूटर साइंस यानी यूजीसी नेट में पेपर फर्स्ट में कंप्यूटर साइंस आईसीटी, और सेकंड पेपर के लिए पूरा कंप्यूटर साइंस में देखता हूँ, और साथ में रीजनिंग की क्लासेस भी लेता हूँ गाइज। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। तो जल्दी चलते हैं आगे, हम लोग आगे का सीन मैं आपको बता देता हूँ। अनअकैडमी में हाल ही में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ जिसका नाम रखा गया आइकॉनिक। पहले आपने एक नाम सुना होगा PLUS प्लस। तो प्लस से एडवांस फीचर्स इसके अंदर है। तो गाइज क्या क्या एडवांस फीचर है आप जान सकते हो कि पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और SOPs एंड इंटरव्यू प्रिपरेशंस आपको मिलने वाली है। तो गाइज सोचिए गाइज, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको हर चीज यहाँ पर मिलने वाली है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। तो गाइज बुरा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बट यही है कि पुराना जो प्लस प्लेटफॉर्म था उसमें आपकी चीजें कम थी, बट जो आइकॉनिक है उसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। जैसे आप देख सकते हो कि जो आपका प्लस है, इसके अंदर केवल ये 4 चीजें मिलने वाली हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और जो आइकॉनिक प्लेटफॉर्म, इसके अंदर आपको मल्टीपल चीजें ये एक्स्ट्रा मिलने वाली है। तो ठीक है गाइज, आप लोग ये चीज आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है या आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू गाइज। ओके, तो गाइस जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि 1 फरवरी को प्राइस हाइक हो रहा है। 1 फरवरी को प्राइस क्या हो रहा है? हाइक हो रहा है। तो प्राइस के हाइक होने से पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे आपकी स्टडी में कोई भी बाधा नहीं आए। और गाइज उसके बाद क्या होगा, आपको मेरा ये कोड भी यूज करना है और इस पे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी वही पुरानी प्राइस है और 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये तो सोने पे सुहागे वाली बात होगी गाइज। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्मार्ट कॉन्सेप्ट है। ओके गाइज, चलिए आगे चलेंगे। तो देखिए, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जब इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, प्लस और आइकॉनिक। आइकॉनिक पर क्लिक करोगे तो वो ग्रीन हो जाएगा, अदरवाइज प्लस वाला है वो ग्रीन रहने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो प्राइजेस आपको दिख रहे हैं, ये अभी क्या, अभी भी ओल्ड प्राइजेस हैं। और आप अगर ये कोड यूज करते हो मेरा, तो आप अप्लाई करें YSS10, और इसको जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं इसको। कोड अप्लाइड, और आपकी प्राइजेस 10% लेस हो चुकी है। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर मैं प्लस की बात करता हूं तो सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो प्राइजेस हैं ये आपको पे नहीं करने हैं, यहाँ पर मेरा कोड यूज करेंगे और इसके यूज करने पर 10% डिस्काउंट आपका हो जाएगा, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर YSS10 अप्लाई किया और प्रोसीड टू पे किया, और प्राइस क्या हो चुके हैं, 10% लेस हो चुके हैं। तो इस तरीके से गाइस आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हर चीज मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है और अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए बता देता हूँ। और वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या, आपके लिए अनअकैडमी क्या कर रही है, एक कॉम्बैट प्रेजेंट कर रही है।
इंटरनेशनल अपने नेशनल लेवल पर, इंडिया लेवल पर आपका हो रहा है। तो इसमें फोर्टनाइटली कंपटीशन है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। असेस योर एंटी यूजीसी नेट प्रिपरेशन फॉर पेपर फर्स्ट इन 60 मिनट्स। 60 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। उसमें बिंदास क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट होगा, लेडर बोर्ड आपको मिल जाएगा जिससे आपकी रैंक पता चलेगी, और जब रैंक पता चलेगी उसके अकॉर्डिंग आपके प्राइजेस भी यहाँ पर उपलब्ध हैं आपके लिए। और वीक एरियाज को इंप्रूव करने के लिए आपके पास में डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और ये कॉम्बैट आपका 31 जनवरी को 11 बजे प्रेजेंट होना है, ठीक है गाइज। तो इस चीज का ध्यान रखना, 31 तारीख को 11 बजे चीजें प्रेजेंट होनी है। और ये आपका पासकोड है जिसको यूज करके आप इस अनअकैडमी को क्या कर सकते हो, कॉम्बैट को अनलॉक कर सकते हैं। तो गाइस ट्रूली मैंने सारे केस आपको बता दिए जो जो आपके लिए बेनिफिट है। अनअकैडमी जो जो प्लेटफॉर्म आपके लिए लॉन्च करा, हर चीज हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे कॉम्बैट्स गाइस होते रहेंगे जो आपकी स्टडी को और आगे तक लेके जाएंगे। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। आज जो हम लोग सेशन लेके आए हैं आपके लिए, दैट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज कनेक्टिंग डिवाइसेज यूज्ड इन नेटवर्किंग। तो मल्टीपल डिवाइसेस गाइज आपने देखा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा मॉडेम क्या होता है, रिपीटर्स क्या होते हैं, गेटवेज क्या होते हैं। ये मतलब कई सारी डिवाइसेज होती हैं जो आपके नेटवर्किंग में अक्सर यूज होती हैं, और इनके बारे में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए गाइज। बात समझ में आ रही है? तो गाइज जल्दी से आप सब लोग सेशन को शेयर कर लीजिए, जैसे और भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हों और सेशन आपका और ज्यादा रेस्पॉन्सिव बन जाए, और सेशन में गाइज मजा आना चालू हो जाए। तो ठीक है गाइज, हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहली डिवाइस की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं हम लोग कि आपके जो OSI मॉडल होता है, आपने नाम तो सुना ही होगा, OSI मॉडल, OSI मॉडल। तो इसमें ये पर्टिकुलर आपकी क्या होती है, लेयर्स होती हैं, जिसमें फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन एंड प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी है कि कौन सी डिवाइस आपके कौन से लेयर में परफॉर्म करती है। तो देखिए यहाँ पर आपका हब, मॉडेम, रिपीटर एंड गेटवे, ये सब आपके किस में काम करते हैं, ये सबसे पहली लेयर, और जिसका नाम क्या है गाइज, जिसका नाम है आपका फिजिकल। नेक्स्ट दूसरे की बात करें तो यहाँ पर देखो आपका ब्रिज, स्विच एंड गेटवे, ये काम किस पे करते हैं, डाटा लिंक लेयर पर। राउटर एंड गेटवे काम करता है नेटवर्क लेयर पर, और बाकी की जो लेयर है इनमें जो काम करते हैं कौन से हैं, गेटवे। बट आप एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए गाइस, यहाँ पर एक ऐसी डिवाइस भी है जो आपके हर लेयर में काम करती है। तो सारी लेयर में जो काम करने वाली डिवाइस होती है, इसको यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, गेटवे के नाम से जानते हैं। तो बाकी आपको जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, एक तो आपको मॉडेम, यहाँ पर एक आपको पढ़ाया जाएगा राउटर, उसके बाद आप देखेंगे एक रिपीटर, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर गेटवे, उसके बाद देखेंगे ब्रिज। यानी सारी डिवाइसेस जितनी भी यहाँ पर नाम लिखे इन सभी डिवाइसेस के बारे में आपको डीप में बताया जाएगा, जो आपके कंप्यूटर साइंस पेपर 2 यूजीसी नेट के केस में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली डिवाइस आपके सामने प्रेजेंट है, दैट इज मॉडेम। तो गाइज मॉडेम का नाम आपने खूब सुना होगा। देखिए मॉडेम का जो आर्किटेक्चर, जो डिजाइन आप देख रहे हो, यहाँ पर ट्रूली आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम। तो देखो गाइज यहाँ पर बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये आपका सिस्टम है, और ये बात तो हमें भी पता है कि जो सिस्टम परफॉर्म करता है वो सब आपका डिजिटल सिग्नल में काम करता है। तो यहाँ सिस्टम से मॉडेम तक जो डेटा डिलीवर होता है, दैट इज ऑफ सिग्नल, डिजिटल सिग्नल है। और गाइज इस मॉडेम से इस सिस्टम तक जो डेटा जाता है, दैट इज वन ऑल्सो डिजिटल सिग्नल। बट इस मॉडेम से लेकर इस मॉडेम तक जो डेटा जाता है, दैट इज एनालॉग। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ ये है कि इस मॉडेम ने क्या काम किया, इसने क्या किया, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया। और इस वाले मॉडेम ने क्या काम किया है, यहाँ एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। और अगर वाइस वर्सा बात करेंगे तो सेम केस इधर से आगे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। तो ये जो काम हुआ है इसको क्या बोलते हैं, मो प्लस इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डैम। दैट इज कंबाइन कर देंगे तो यही फाइनली क्या बन जाता है आपका मॉडेम के नाम से आप इसको जान सकते हो। क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या लॉजिक होता है, हर चीज में गाइज आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, एक एक करके मैं पॉइंट आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो गाइज सबसे पहली बात करें तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया मॉडेम की फुल फॉर्म बता दीजिए, तो किसको नहीं पता है, सबको पता है मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है। बट गाइज इसमें भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्या गलती हो सकती है, कई सारे स्टूडेंट क्या बोल देते हैं, पूछा क्या भाई व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम, तो वो बोल देते हैं मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। बट गाइज ध्यान रखिए, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन इज नॉट द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम, इट इज अ फंक्शनैलिटी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडेम। तो मॉड्यूलेटर
एक पर्टिकुलर डिवाइस बन गई जो क्या कर रही है, मॉड्यूलेशन कर रही है, और डिमॉड्यूलेटर एक डिवाइस बन गई जो आपको डिमॉड्यूलेशन कर रही है। तो ऐसे केस में जब फुल फॉर्म पूछेंगे, देन आपको यहाँ पर क्या, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये चीज आप बताओगे किसके लिए, ये आपका फुल फॉर्म के लिए आपको बतानी है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर कोई पूछता भैया मॉडेम की प्रोसेस क्या होती है, तो प्रोसेस के लिए जो आंसर देना है वो है आपका मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। और अगर कोई आपसे पूछ लेता व्हाट द फंक्शन, तो फंक्शन के केस में आप क्या बता देते हो, ये है डिजिटल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, ये जो ओवरऑल फंक्शन प्रेजेंट होता है, ये काम किसका होता है, आपका मॉडेम का काम प्रेजेंट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, आगे चलें गाइस हम लोग, तो आगे मैं आपको बता देता हूं, इट ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन नोड, यहाँ पर नोड लिखा हुआ है इस जगह पर, मैं एक बार क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि इट ट्रांसमिट यानी मॉडेम ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर बाय यूजिंग टेलीफोन लाइंस। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, इस मॉडेम से लेकर इस मॉडेम तो जो कनेक्ट है, ये बेसिकली क्या है, आपका टेलीफोन लाइंस है। तो डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो मॉडेम के थ्रू डिलीवर होता है, वो किसके थ्रू होता है, आपका मॉडेम आपका टेलीफोन लाइंस के थ्रू आपका डेटा को डिलीवर करवाता है। और ये आप ध्यान रखिए, ये तो मैंने पिछली वाली जो स्लाइड थी उसमें आपको दिखा दिया था कि मॉडेम आपकी कौन सी लेयर में काम करता है। तो आप बता सकते हो कि मॉडेम वर्क्स इन फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। तो ओएसआई मॉडल के अंदर जो सबसे पहली लेयर होती है जिसका नाम है फिजिकल, और वहीं पर कौन काम करता है, आपका यहाँ पर मॉडेम काम करता है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे गाइज। और आगे चलते हैं, तो गाइज मॉडेम जो होते हैं, यहाँ पर जो मॉडेम की जो स्पीड होती है, कई बार पूछा जाता है कि मॉडेम की जो स्पीड होती है हम किस तरीके से किस यूनिट में मेजर करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि स्पीड ऑफ मॉडेम इज मेजर्ड इन बीपीएस। और इस बीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ये गाइज आपको पता होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बिट्स पर सेकंड के नाम से इसको जानते हैं। तो गाइज आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो अभी, जल्दी से आप लोग शेयर करिए, जिससे और भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएं और सेशन को और ज्यादा इंप्रेसिव और रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं गाइज। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग शेयर करें जिससे और भी लोग यहाँ कनेक्टेड होंगे। वेरी गुड गाइज, ऑल द बेस्ट, जल्दी से आइए आगे। चलिए नेक्स्ट केस में आपको बता देता हूँ, सेल्फ टेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय मॉडेम। तो सेल्फ टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, सेल्फ टेस्टिंग मीन्स मॉडेम कैन टेस्ट द डिजिटल कनेक्शन विद कंप्यूटर एंड एनालॉग कनेक्शन विद रिमोट सिस्टम। यानी अपने सिस्टम पर डिजिटल कनेक्शन को चेक करना, यानी ये मॉडेम सपोज करिए ये वाला मॉडेम इस सिस्टम से कनेक्ट है, तो यहाँ पर अपने डिजिटल कनेक्शन को चेक करेगा, और इसके बाद जो डेटा जाने वाला है इस वाले मॉडेम में, तो यहाँ पर वो एनालॉग कनेक्शन को चेक करता है। तो ये इस चीज को ये मॉडेम खुद ही टेस्ट कर लेता है, अपने सिस्टम पर डिजिटल और दूसरे सिस्टम पर रिमोट सिस्टम पर एनालॉग कनेक्शन को चेक करना। इस टेस्टिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फ टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। और गाइस जी कई बार एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि सेल्फ टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है, तो आंसर क्या बता देंगे, मॉडेम आंसर आपका यहाँ से बता सकते हैं। दूसरा केस है वॉइस ओवर डेटा। तो गाइज आजकल के जो मॉडेम होते हैं वो आपके एडवांस फीचर के हो चुके हैं, तो जहां पर क्या कर सकते हो कि वॉइस ओवर डेटा, यानी कि यहाँ पर आप वॉइस कन्वर्सेशन करने के साथ साथ अपना डेटा को भी डिलीवर कर सकते हो। तभी तो बोलते हो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वाइप के नाम से आप जानते हो। तो इट हैज द फैसिलिटी ऑफ वॉइस कन्वर्सेशन वाइल डाटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड। तो डेटा भी जाता रहेगा और बातचीत भी कर सकते हो, दोनों काम एक साथ यहाँ पर परफॉर्म आपके हो सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर छूट गई कि 2400 बीपीएस, 9600 बीपीएस और 56 केबीपीएस। तो आजकल की रेंज में जो अपने मॉडेम आ रहे हैं वो आपके 56 और उससे ऊपर की रेंज के आपके मॉडेम प्रेजेंट हो रहे हैं। क्लियर है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किसके बन जाते हैं, आप बता सकते हो, मॉडेम के। और गाइज मॉडेम की बात करें, मॉडेम का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल और वायरलेस, तीन प्रकार के मॉडेम होते हैं। तो ज्यादातर आजकल अगर देखा जाए तो वाईफाई जो मॉडेम्स हैं उनको ज्यादा यूज किया जा रहा है। क्लियर है, बट ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप बाकी के यूज नहीं करते हो, बट इंटरनल मॉडेम तो खैर अब यूज होता ही नहीं है अपने सिस्टम में। पुराने जमाने में जब आपके मदरबोर्ड के अंदर इंटरनल मॉडेम एक डिवाइस लगी रहती थी, बट आजकल हम लोग इंटरनल का यूज कम करते हैं, ज्यादातर एक्सटर्नल और आपके जो वायरलेस मीडियम होते हैं, मॉडेम होते हैं, इनका सबसे ज्यादा आज की डेट में इस्तेमाल हो रहा है। तो गाइज ये कई सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, और ये सारे के सारे पॉइंट कैसे आपके मॉडेम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इन सब के बारे में जानकारी आपको एग्जैक्टली होना चाहिए। तो ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट डिवाइस इज अ ब्रिज। तो एक बार जल्दी से आप लोग बताइए, क्या ये पर्टिकुलर मॉडेम के जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए आपको क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताएं एक बार। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया ना, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट गाइज। तो चलिए आगे चलते हैं।
देखो ब्रिज की बात करें तो ब्रिज, देखो ये डायग्राम आप देख रहे हो, अगर मान के चलिए ये वाली डिवाइस अगर नहीं होती, अगर ये नहीं होती तो ये लाइन आपकी आगे तक जाती, तो ये वाला जो पर्टिकुलर एक कनेक्टर है और ये वाला भी जो कनेक्टर है, तो ये पर्टिकुलर एक ब्रिज बना हुआ है। और ब्रिज के अंदर क्या होता है, आपका यूज होते हैं, आपने अगर नाम सुने होंगे, आपके मैक एड्रेसेस वगैरह यूज होते हैं आपके यहाँ पर, है ना, कई सारे एड्रेसेस होते हैं। तो इन चारों सिस्टम के मैक एड्रेसेस को ये मैनेज करता है और इन चारों के जो मैक एड्रेसेस है इनको ये मैनेज करता है। अब सपोज करो इसका काम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर PC1 अगर इस सिस्टम को डेटा भेजता है तो पहले डेटा जाएगा इस डिवाइस के पास में, फिर ये वाला कनेक्टर चेक करेगा कि क्या जो रिसीवर है उसका मैक एड्रेस हमारे पास है, अगर है तो ये वापस उसको डिलीवर कर देगा जिसके पास भी भेजना है। बट अगर नहीं मिला तो ये पड़ोसी से पूछेगा, इस वाले कनेक्टर से पूछेगा कि इसका मैक एड्रेस आपके पास तो नहीं है, तो इसके पास मिला तो ये आगे भेजेगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, सपोज करिए कि अगर अपने पास में ऐसा कुछ एक नेटवर्क प्रेजेंट हो रहा है, जैसे अभी विदाउट हमने ब्रिज के थ्रू बनाया हुआ है, तो अगर ये सिस्टम इसको डेटा भेजना चाहता है, चलो इसको डेटा भेजना चाहता है, तो डेटा डायरेक्टली यहाँ जा सकता है ना, बट फिर भी ये डेटा इस पूरी लाइन के अंदर जरूर जाएगा, जिससे आपका ट्रैफिक बन सकता है और आपके कई सारे चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। तो इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए हमने किसका यूज कर लिया यहाँ पर, अपने ब्रिज का यूज कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब मैं आपको आपकी चीजें बताता हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्रिज इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल सेगमेंट्स। अगर एक सेगमेंट आपका ये बन गया, एक सेगमेंट आपका ये बन गया, तो आजकल तो देखो अब दो, इसमें तो दो बता रखे हैं, बट कई वाले ब्रिज आपके ऐसे भी आते हैं जिसमें 3 या 4 कनेक्टर भी हो सकते हैं। तो छोटे छोटे लेंस आपके यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो कई सारे, उनको मल्टीपल सेगमेंट्स के नाम से भी इनको जानते हैं। दूसरा केस है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो आपके ब्रिज होते हैं वो गाइस आपके डाटा लिंक लेयर के अंदर काम करते हैं, ओएसआई मॉडल के अंदर। तो ये भी आपके कई बार कंफ्यूजन कर जाता है कि कई बार लोग मानते हैं कि ये जो डाटा लिंक लेयर में नहीं, आपके नेटवर्क लेयर में काम करता है, या मान के चलो आपका फिजिकल में काम करता है, ऐसे भी कंफ्यूजन प्रेजेंट हो जाते हैं। तीसरा केस क्या है कि इट स्टोर्स द मैक एड्रेसेस ऑफ पीसी अवेलेबल इन अ नेटवर्क। वही मैंने बताया कि ये जो पर्टिकुलर डिवाइस होती है किस पे काम करती है, आपके जितने भी सिस्टम में आपके मैक एड्रेस नेटवर्क में कनेक्टेड है सिस्टम, उन सभी के मैक एड्रेसेस को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट वन इज, इसका बेसिकली काम क्या हुआ, ये आपका जो रिड्यूस करता है ट्रैफिक को। वही मैं कह रहा था, अगर भाई हमें इधर जाना ही नहीं है, हमें इसी साइड से काम हो जाएगा, उधर हम क्यों जाएंगे, और इनको अगर इधर से काम हो जाए इधर क्यों जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपनी रेंज लंबी नहीं है, वहां पर आपका लिमिटेड कर दिया है, जिससे आपके नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक की कंट्रोलिंग जरूर होगी, ट्रैफिक आपका रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इसका एक और बेस काम क्या था, सपोज करो कि अभी मैंने जो डायग्राम आपका बनाया हुआ था ये वाला, विदाउट जो ब्रिज वाला केस था, तो ये बेसिकली कंबाइंड एक ही नेटवर्क है, बट यहाँ पर एक नेटवर्क को ब्रिज से कनेक्ट करके हमने छोटे छोटे दो नेटवर्क में इसको डिवाइड कर दिया। तो वही कह रहा है, इट इज ऑल्सो यूज टू डिवाइड अ नेटवर्क इनटू सेगमेंट्स। तो मल्टीपल सेगमेंट्स में यहाँ पर डिवाइड किया जा सकता है बाय यूजिंग ब्रिज गाइस, है ना। और देखो यहाँ पर क्या होता है, ये आपके छोटे छोटे जो नेटवर्क्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा जो नेटवर्क है उनको कनेक्ट करने के लिए बेसिकली इसको यूज कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बट एक और केस क्या है, देखो ब्रिज इंस्पेक्ट करता है द इनकमिंग ट्रैफिक, जो अपने पास आ रहा है उसको तो करता है अपना, इंस्पेक्ट करता है, बट वो खुद ही डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा आपका डिस्कार्ड करना है या कौन सा डेटा आपका फॉरवर्ड करना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर जो डेटा मेरे पास आ रहा है और उसका मैक एड्रेस अपने पास में मिला नहीं है, तो उसको वो आगे पूछता है, अगर वहां पर भी नहीं मिला है, दैट मीन्स वो क्या कर देगा, उस पैकेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। अगर आपका मैक एड्रेस जो प्रेजेंट है और वो सिस्टम आपके नेटवर्क में होगा, देन गाइस वहां पर क्या होगा, उस चीज को फॉरवर्ड उसके पास में करा दिया जाएगा। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिज, एंड ब्रिज कैसे काम करता है वो तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन जाएगी गाइस, ठीक है। तीसरी डिवाइस पे बात करेंगे। तीसरी डिवाइस क्या है गाइस, आपकी रिपीटर, सॉरी राउटर। अब देखो राउटर क्या होता है, राउटर होता है कि इंटरनेट है भाई, इंटरनेट एक्सेस करना तो भैया मॉडेम तो हमें लगाना ही पड़ेगा। अब मॉडेम से अगर हम लोग कई सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर राउटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जो राउटर होता है इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, कैसे करते हैं, तो राउटर बेसिकली आपके नेटवर्क लेयर के अंदर आपका ये काम करता है, किसमें, नेटवर्क लेयर में काम करता है, ओएसआई मॉडल की गाइस। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। और गाइज आप लोग जुड़े रहिए, एंड तक इस सेशन को देखिए, और कई सारे स्मार्ट क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट हो जा रहे हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट,
अगली मैं बात करता हूँ जो राउटर जो होते हैं रूट्स करते हैं किसको, पैकेट्स को बेस्ड ऑन देयर लॉजिकल एड्रेस। तो गाइस एक बात ध्यान रखिए कि जो लॉजिकल एड्रेस होता है ये कौन से एड्रेस होते हैं, ये आपके आईपी एड्रेस होते हैं। और पिछली वाली जो ब्रिज में उसमें मैक एड्रेस की बात कर रहे थे, तो मैक एड्रेस कैसा होता है आपका, फिजिकल एड्रेस होते हैं सिस्टम के गाइस, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट केस में अगर बात करें, राउटर नॉर्मली कनेक्ट्स लेंस और वेंस। देखो ये पर्टिकुलर क्या राउटर है, ये पर्टिकुलर क्या आपका लेन है, और इस साइड में देखा तो क्या आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। तो कहीं ना कहीं राउटर का बेसिकली काम क्या हो रहा है, लेन को और वैन को आपस में कनेक्टिविटी देने के लिए इसका यूज कर देते हैं, है ना। एंड हैज अ राउटिंग टेबल, इसके पास में क्या होती है, राउटिंग टेबल होती है, इज यूज टू मेक डिसीजंस अबाउट द रूट। यानी इस पे जो राउटिंग टेबल होती है, उस राउटिंग टेबल के अंदर आईपी एड्रेसेस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उसके हिसाब से ये चेक करता है कि आपका डेटा किसको ट्रांसफर करना है। बात समझ रहे हैं, किसको ट्रांसफर करना है, दैट मीन्स ये रूट डिसाइड करता है कि इस रास्ते से डेटा जा सकता है। तो रूट डिसाइड करने का जो काम है, इसी वजह से राउटर का एक काम बोला जाता है एड्रेसिंग एंड रूटिंग के नाम से भी, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, इसका एक काम और बन जाता है एड्रेसिंग एंड रूटिंग। ये भी इसका काम बन जाता है, रूट बताना कि डेटा आपका कौन सी जगह पर पहुंचना, मतलब पैकेट्स कौन सी जगह पर पहुंचने हैं। नेक्स्ट वन देखो, जो राउटिंग की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, जो राउटिंग बेसिकली होती है दो प्रकार की, एक होता है स्टैटिक राउटिंग और दूसरा कौन सा होता है आपका, डायनेमिक राउटिंग होती है। तो स्टैटिक राउटिंग का मतलब क्या, इट इज कॉन्फ़िगर्ड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा मैन्युअली की जाती है, मैन्युअली राउटिंग की जाती है। मैंडेटरी नीड ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क आईपी, मतलब इस वाले केस में स्टैटिक रूट बनाया जाता है। जैसे मैंने बोला कि मैं डेटा को यहाँ से वहां पर भेजूंगा, वहां से वहां पर जाएगा, वहां से वहां पर। तो अगर इस सिस्टम से मैं इसको भेजना चाहता हूँ, तो ये सेंडर और ये रिसीवर है। तो अब रूट आपका बहुत सारा है, सपोज करो ये रूट है आपका। तो अब मैं डेटा इससे यहाँ भेजूंगा और ये भेजेगा यहाँ पर। तो पहले मुझे डेस्टिनेशन जो ये वाला है, इसका आईपी पता होना चाहिए, इसकी नेटवर्क आईडी पता होना, तब मैं मैन्युअली आपका रूट बता सकता हूँ। बट क्या है, ये आपका कैसा होता है, सिक्योर होता है और फास्ट होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े नेटवर्क के केस में इसको यूज नहीं करते हैं। ये आपके छोटे ऑर्गेनाइजेशन के केस में इसको यूज किया जाता है, इस वजह से सिक्योर भी होता है स्टैटिक राउटिंग, और आपका यहाँ पर भी फास्ट भी होता है। और इट इज ओनली फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया, और एवरीथिंग इज मैनुअल, हर चीज आपकी मैनुअल होती है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा चीजें परफॉर्म की जाती हैं। आगे कह रहा है कि जो नेटवर्क चेंज इफेक्ट द होल नेटवर्क। अगर मान लो जो रूट हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, अगर इस रास्ते में अगर कोई भी फ्लक्चुएशन हो जाता है, तो पूरा का पूरा जो रूट है, पूरा जो नेटवर्क है, वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस केस में आपका स्टैटिक राउटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है। दूसरी में बात कर लेता हूं, तो नेक्स्ट है आपका कौन सा, डायनेमिक राउटिंग। तो ये आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेट होता है, जबकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये आपका ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्म राउटर के द्वारा खुद ही किया जाता है। तो नो नीड टू नो द डेस्टिनेशन नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पर तो हमें खुद डिसाइड करना था उसका रूट क्या है, कैसे कैसे डेटा भेजेंगे। जबकि इस वाले केस में ऑटोमेटिकली आपका होता है, एडमिनिस्ट्रेटर वर्क इज रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का यूज ही नहीं है, हर चीज आपकी डायनेमिक होगी, देन वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। और ये हम लोग किस लिए यूज कर सकते हैं, लार्ज जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए हम लोग परफेक्टली यूज कर सकते हैं। अब देखो क्या कर रहा है, नेवर रूट्स एक्सचेंज द राउटिंग इंफॉर्मेशन। सपोज करिए यहाँ पर राउटर लगा हुआ था, उसने डिसाइड किया कि भाई ये यहाँ पर चला जाए। अब ये देखेगा अपने हिसाब से कि किधर से भेजूं, इधर से भेजूं। अब ये देखेगा कि किधर से भेजूं, डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अपना पड़ोसी आने वाला है, जिसको हम भेज रहे हैं, वो खुद डिसाइड कर लेगा कि अगला नेक्स्ट ट्रैफिक किसको ट्रांसफर हमें करना है। और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो राउटिंग टेबल है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो सकती है, आपकी नई राउटिंग टेबल भी बन जाती है राउटर के अंदर। तो वही कह रहे हैं, बिल्ड राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे आपका नेटवर्क का जो ट्रैफिक आगे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके राउटिंग टेबल आपकी क्रिएट होती चली जाती है। तो ये बेसिकली दो प्रकार की राउटिंग होती है, स्टैटिक राउटिंग और दूसरा कौन सा होता है गाइज, डायनेमिक राउटिंग, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस बेस पर आप देखोगे आपके एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आपके पूछे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चंस तो नहीं है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है गाइज आपका। हर चीज आपको मैं डीपली बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है गाइज। नेक्स्ट थिंग इज रिपीटर। अब रिपीटर क्या करता है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज करो को सुबह सुबह हम लोग जॉगिंग पे जाते हैं, तो वहां पर हम पानी लेके जाते हैं, एक बॉटल में लिक्विड लेके जाते हैं। जब हम दौड़ना चालू करते हैं, तो उस टाइम हम फ्रेश होते हैं, अच्छे होते हैं, तो स्पीड से दौड़ लेते हैं, और दौड़ते दौड़ते क्या हो जाता है, हम लोग कमजोर हो जाते हैं।
तो कमजोर जब हो जाते हैं तो उस केस में हम लोग पानी पी लेते हैं, एनर्जी आते हैं, फिर से हम दौड़ना चालू कर देते हैं। तो ऐसे करके जो पानी है ना वो एज अ रिपीटर काम कर रहा है हमारे लिए, एनर्जी बूस्टर है। तो जो आपका सिग्नल देखो, आपका ऐसा सिग्नल इस साइड में था, तो अभी लेफ्ट टू राइट हम लोग चेक कर रहे हैं, तो सिग्नल आपका क्या आ रहा था, अच्छा सिग्नल आ रहा था, और आते आते क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया, डिस्टॉर्शंस वगैरह चीजें कई सारी प्रेजेंट हो गई हैं, यानी सिग्नल क्या हो चुका है, आपका कमजोर हो चुका है, वीक सिग्नल बन गया। तो वीक सिग्नल बनता गया और बीच में क्या मिल गया, रिपीटर। तो रिपीटर ने क्या किया, उन वीक सिग्नल को एनर्जी बूस्टिंग दे दी, और वो सिग्नल क्या होगा, रीजनरेट आपके हो चुके हैं। तो जो कहते हैं कि एक लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा को ट्रैवल कराना है, तो उसके लिए जो एनर्जी बूस्टर है, जो आपका कह सकते हैं कि रीजनरेशन करना है, वो कौन परफॉर्म करता है, आपका रिपीटर। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्टली लोग, कई सारे मैंने बीटेक और एमटेक वाले लोग भी देखे हुए हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स मतलब मैंने देखा हुआ है, वो लोग समझते हैं कि रिपीटर और एम्पलीफायर दोनों सेम चीज होती हैं। बट इट इज रॉन्ग, रिपीटर इज नॉट एन एम्पलीफायर एंड एम्पलीफायर इज नॉट अ रिपीटर। दोनों का बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, रिपीटर अलग डिवाइस है और आपका एम्पलीफायर बिल्कुल अलग डिवाइस है। तो चलिए इसके पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहली बात करें तो ये जो आपकी काम कहाँ पे करती है वो आप बता सकते हो, फिजिकल लेयर में काम करता है कौन, रिपीटर। दूसरा केस क्या है, देखो यहाँ पर करेगा रिपीटर क्या करता है, रिसीव करेगा सिग्नल को बिफोर इट बिकम्स टू वीक, ज्यादा कमजोर होने से पहले उसको रिसीव कर लेता है और रीजनरेट करता है इसको ओरिजिनल बिट पैटर्न्स में, जो ओरिजिनल डेटा उसको वो कर देता है। नेक्स्ट देखो कह रखा है, इट इज नॉट एन एम्पलीफायर। ये स्पेशली पॉइंट है आपका, एम्पलीफायर और रिपीटर में बेसिकली मैं डिफरेंस आपको बताना चाहूंगा, समझना ध्यान से। देखिए आप सपोज करो कि जैसे हम टीवी की बात करते हो, तो टीवी में अपने सिग्नल्स आते हैं, तो टीवी का जो वायर होता है वो आपके आगे चल के एम्पलीफायर में कनेक्ट होता है, रिपीटर में नहीं होता। तो सपोज करिए कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और मेरे बैकग्राउंड में टीवी का एक नॉइज आ रहा है मान लो, तो उस नॉइज के चक्कर में क्या है कि मेरी वॉइस आप अच्छे से सुन नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप वॉल्यूम बढ़ाते हो टीवी अपना, लैपटॉप का वॉल्यूम बढ़ाते हो। तो जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम के बढ़ाने में मेरी वॉइस भी हाई हो रही है, और तो मेरी वॉइस के साथ साथ पीछे जो नॉइज हो रहा था वो भी तो रेशियो में हाई हो रहा है। यानी सपोज करिए कि मेरी वॉइस इस फ्रीक्वेंसी की है और नॉइज जो बैकग्राउंड नॉइज ये है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम एम्पलीफायर यूज करते हैं, तो एम्पलीफायर में क्या होता है, रेशियो इस नॉइज का और डेटा का दोनों का रेशियो उसी रेशियो से बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर कहना जा रहा है कि एम्पलीफायर जो होते हैं वो डेटा से अपने नॉइज को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते। तो इसमें क्या हुआ, एम्पलीफायर का फंक्शन क्या है, सपोज दैट कि अपना यहाँ पर ये एक सिग्नल है और इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, मान के चलिए ये आपका एक नॉइज है। तो एम्पलीफायर क्या करेगा, आपके इस पूरे सिग्नल को वो बूस्ट अप करता है, तो आपका एक्चुअल डेटा था वो भी ऐसे हो जाएगा, और आपका नॉइज था वो भी उसी रेशियो में आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर नॉइज को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, जबकि रिपीटर क्या करता है, रिपीटर सबसे पहले इस नॉइज को ही यहाँ से हटाता है, और जब नॉइज हट जाता है देन वो क्या करता है, उससे सिग्नल को रीबूस्ट करता है, उसको रीजनरेट करता है। आप और भी बोल सकते हैं, आपके कई सारे टर्म्स है इसके लिए, तो वो कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो आप समझ जाइए, एम्पलीफायर और रिपीटर दोनों के फंक्शंस में डिफरेंस होता है। एम्पलीफायर जस्ट एम्पलीफिकेशन को बढ़ा देता है, वो नॉइज से उसका कोई मतलब नहीं है। उसके लिए अब जो डेटा बन गया वो सिग्नल प्लस नॉइज, अब एक्चुअल डेटा उसका ये है। जबकि रिपीटर पहले नॉइज को डिस्क्रिमिनेट करेगा, देन आफ्टर वो क्या करेगा, उस सिग्नल को जनरेट करेगा, रीजनरेट। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर एक और पॉइंट छोटा सा ये है कि जो सिग्नल आपके वीक हो जाते हैं, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, हम एटीन्यूएशन के नाम से इसको जानते हैं। एंड रिपीटर कैन एक्सटेंड द फिजिकल लेंथ ऑफ अ लेन। बिल्कुल, अगर देखो यहाँ पर आप डेटा चलते जाए और लॉन्ग डिस्टेंस की बात, तो एक टाइम ऐसा आता है कि डेटा आपका कमजोर हो जाता है, तो वहां पर आपके डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस तक प्रोवाइड कराने की, इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि आपने देखो जैसे मेट्रो स्टेशन होते हैं जो अंडरग्राउंड वाले, अंडरग्राउंड जो मेट्रो स्टेशन होते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है वहां पर, कि वहां पर अंडरग्राउंड में नेटवर्क नहीं आता, सपोज दैट। तो इन्होंने क्या किया, एक रिपीटर लगा दिया, जहां तक नेटवर्क आ रहा है वहां पर रिपीटर लगा दिया, और वो रिपीटर आगे उसको एक्सटेंड कर रहा है सिग्नल को। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा को ट्रेवल कराने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तभी बोला है एक्सटेंशन के केस में आपको इसका यूज किया जाता है। और रिपीटर विद मल्टीपल पोर्ट्स इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव हब। एक्चुअली एक्टिव हब का मतलब क्या होता है,
एक्टिव हब का मतलब क्या होता है? एक ऐसा हब होता है जिसमें एक से ज्यादा पोर्ट्स होते हैं। बाकी जनरली रिपीटर के अंदर जो पुरानी डिवाइस है उसमें एक इस साइड में होता है, एक इस साइड में, दो कनेक्शन है। जब एक से ज्यादा हो गया तो इधर के सिग्नल को, इधर के सिग्नल को, हर टाइप के सिग्नल को वो मैनेज कर सकता है। देन मीन्स वो एक तरीके से एक्टिव हब की तरीके से वो काम कर सकता है। तो ये एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है यहाँ पर कि रिपीटर विद मल्टीपल पोर्ट्स अगर होगा देन उसको हम लोग एक्टिव हब के नाम से जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी और सब आपके इन्फॉर्मेशन है, रियल लाइफ की नॉलेज भी आपको मिल रही है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप सीखने की कोशिश करिए। डेटा सेशन को आप लोग क्या करेंगे, शेयर करिए, जैसे और ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंच पाएंगे गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम लोग गेटवे के लिए। तो देखो गाइस गेटवे की बात आई तो गेटवे में क्या होता है, सपोज दैट कि अपने पास में ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है और ये मान के चलिए आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो इसके रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोटोकॉल और सर्विसेज अलग होंगी और इसके रूल्स, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल, सर्विसेज अलग होंगी। तो जब इधर से डेटा हम यहाँ पर भेजते हैं तो गेटवे एक ऐसी डिवाइस होती है तो इधर के रूल्स, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल, सर्विसेज को इसके रूल्स, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल, सर्विसेज में कन्वर्ट करवाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली काम कौन परफॉर्म करता है, दैट इज अ गेटवे। तो इसके लिए मैं पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूं, तो डायग्राम को डिलीट करूंगा। अ गेटवे इज अ नेटवर्क पॉइंट दैट एक्ट्स एज एन एंट्रेंस टू द नेटवर्क। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये सड़क है और यहाँ पर है हमारा घर, है ना, ये गेट है। तो इस गेट का डोर का मतलब क्या है, इससे अंदर आएंगे तो माहौल चेंज हो रहा है और इससे बाहर जाएंगे तो माहौल चेंज, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गेट भी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, एनी डिवाइस that translates one data format to another is called gateway। वही तो हो रहा है, हम गर्म माहौल से ठंडे माहौल में जा रहे हैं या ठंडे माहौल से गर्म माहौल में जा रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि आपका कोड फॉर्मेट्स क्या करता है, वो चेंज करता है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। नेक्स्ट एक, द गेटवे कैन कन्वर्ट डेटा पैकेट्स फ्रॉम वन प्रोटोकॉल टू अनदर। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है कि आपकी एक प्रोटोकॉल सर्विसेज को दूसरे प्रोटोकॉल सर्विसेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग गेटवे का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी वजह से बोला जाता है कि जो गेटवे होता है वो आपका डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आगे करें, एडिशनली इट इज अ नेटवर्क नोड इक्विपमेंट फॉर इंटरफेसिंग विद अनदर नेटवर्क दैट यूजेस डिफरेंट। बिल्कुल वही बात आ रही है कि जहां पर अलग अलग प्रोटोकॉल सर्विसेज आपके यूज हो रहे हैं, उस केस में आप यहाँ पर गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि गेटवेज इंक्लूड और राउटर, मतलब जो आजकल के जो राउटर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपका गेटवे का काम परफॉर्म कर देते हैं, दैट ट्रांसलेट डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क प्रोटोकॉल टू अनदर गाइस। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए मेजर पॉइंट आपको मैंने बता दिया। बेसिकली गेटवे का काम क्या होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को अटैच करने के लिए यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, गेटवे का यूज करते हैं। उम्मीद है गाइज ये आपको डिवाइस भी समझ में आ चुकी होगी। और जो गेटवे होता है ये कहीं ना कहीं आपकी ऑल डिवाइसेस, ऑल ऑफ द लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, ओएसआई मॉडल में वो काम करता है। तो ओएसआई मॉडल की जो सारी लेयर्स में जो काम करता है देन उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेटवे डिवाइस के नाम से जानते हैं। नाउ वी विल कम ऑन हब एंड स्विच। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे, हब और स्विच के बीच में डिफरेंस आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए गाइस सबसे पहली पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो हब होता है वो आपका दिखने में कुछ इस तरीके से सपोज करते हैं हम लोग कि यहाँ पर आपके सिस्टम को अटैच कर सकते हैं, चार सिस्टम आपके यहाँ पर क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। और ये आपके सिस्टम कैसे अटैच्ड है इंटरनली, ये आपके कुछ ये फॉर्मेट आपका कुछ इस तरीके से वो कनेक्टिविटी में आता है। जबकि इस वाले केस में क्या होता है, स्विच के अंदर आपके सिस्टम यहाँ पर जो हम अटैच करने वाले हैं तो अंदर का फॉर्मेट हमें समझ में नहीं आता। तो इस कंडीशन को आप देखिए, यहाँ पर ये जो पोर्ट कनेक्शन हो रखा है, क्या इस चीज को हम लोग बस टोपोलॉजी बोल सकते हैं कि नहीं, पहले तो ये बताओ। बस टोपोलॉजी, ये कनेक्शन हब के अंदर जो कनेक्शन होता है, बेसिकली ये जो चीज आपके आर्किटेक्चर देखो दैट इज बस टोपोलॉजी। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर बेसिकली जितने भी सिस्टम आप अटैच करोगे उनका मैक एड्रेस यहाँ पर यूज किया जाए। नेक्स्ट केस है ना, दूसरा केस यहाँ पर देखेंगे तो अगर सपोज करिए कि एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ कलर चेंज करके। अगर ये सिस्टम इस वाले सिस्टम को डेटा भेजता तो डेटा तो इधर से ही होके जाएगा ना, क्यों, तो बीच वाले सिस्टम भी तो डेटा की चोरी कर सकते हैं। दैट मीन्स हब जो होता है वो आपको क्या प्रोवाइड कराता है, अनसिक्योर्ड मीडियम प्रोवाइड कराएगा। जबकि यहां पर क्या होगा, एक दो तीन और चार सिस्टम है।
अगर मान लो ये सिस्टम इस लास्ट वाले को भेजेगा तो डायरेक्ट उसके मैक एड्रेस पे भेज सकता है, दैट मीन्स बीच वाले सिस्टम को तो पता भी नहीं चलेगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं दूसरे पॉइंट में जो स्विच होता है वो आपको कैसा प्रोवाइड कराता है, सिक्योर्ड मीडियम और डेटा ट्रांसमिशन। तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट क्या था, अगर ये सिस्टम इसको भेज रहा है तो कितने सेंडर और कितने रिसीवर हो सकते हैं, तो यहां पर क्या होगा, एक तो होगा क्या, सेंडर, बट मल्टीपल क्या होंगे यहां पर, रिसीवर आपके होंगे। एक सेंडर और मल्टीपल, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, वन टू मैनी ट्रांसमिशन के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि यहां पर क्या होता है, एक ही सेंडर होगा और एक ही रिसीवर होगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, वन टू मैनी ट्रांसमिशन के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो टेक्निक होती है इसको यहां पर क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं गाइज, ब्रॉडकास्टिंग। जबकि इसको यहां पर क्या बोल देते हैं गाइज हम लोग, यूनिकास्टिंग के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर, ये मेजर 4 पॉइंट बन गए। अब एक बात समझो, कब हब का यूज करना है और कब हमें स्विच का यूज करना है, ये कैसे आइडेंटिफाई हो, समझना ध्यान से। सपोज करिए कि मान लो कल एक स्पेशल क्लास है और उस क्लास के अंदर मान लीजिए, मान लो 50 स्टूडेंट हमारी क्लास में, और एक स्पेशल क्लास सब्जेक्ट की कंप्यूटर साइंस की प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक कल स्पेशल क्लास है, तो ये मैसेज जो है वो आप सबको भेजना है या कुछ सेलेक्टेड लोगों को भेजना है। अगर गाइज वो मैसेज सबको शेयर करना है तो क्या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, नहीं। तो ऐसे केस में जब डेटा सबको शेयर करना है, व्हेन डाटा शेयर टू ऑल, जब सबको शेयर करना है, देन आपकी डिवाइस हब अच्छी है। बट अब सपोज करिए हमारी कंपनी में 50 एम्प्लॉय हैं और 50 एम्प्लॉय में से दो एम्प्लॉय ऐसे जिनकी सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ 5 लाख रुपया महीना, इंक्रीमेंट हुआ है 5 लाख रुपया महीना, और बाकी जो 48 है उनका हुआ है 200 रुपया महीना। तो बताइए कि 5 लाख की जो सैलरी बढ़ी है, क्या वो मैसेज सबको डिलीवर करना है, नहीं। वो उन्हीं पर्टिकुलर लोगों को सिक्योरिटी के साथ भेजना है। तो यहां पर कब यूज करते हैं, डाटा शेयरिंग टू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विद सिक्योरिटी। यहां पर कह सकते हैं टू सेलेक्टेड यूजर्स या कैंडिडेट्स बोल सकते हैं, विद कैंडिडेट्स, है ना, विद सिक्योरिटी। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखो डाउट होगा, यहां पर तो कह रहे हो आप 1 to 1, जबकि यहां पर कह रहे हो कैंडिडेट्स। तो अब सोचो यहां पर आपके ऐसे कई सारे यूजर्स हैं ये, और इन दोनों की सैलरी बढ़ी है, केवल इन दोनों की, और ये मैनेजर है। तो ये मैनेजर आपकी इस भीड़ में से भी तो इन दो को भेज सकता है ना डेटा विद सिक्योरिटी। तो एक सेंडर मल्टीपल यूजर्स को विद सिक्योरिटी भेज सकता है, जिससे बाद की जो बाकी के लोग हैं उनको पता नहीं चलेगा। ये भी कॉन्सेप्ट कौन परफॉर्म कर सकता है, आपका स्विच परफॉर्म कर सकता है। तो ये जब वन टू मैनी कहने का मतलब, जो हब का काम था वो भी परफॉर्म कर सकता है विद सिक्योरिटी, क्योंकि वन टू मैनी कर रहे हैं, वन टू मैनी ये भी कर रहा है, बट यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर सिक्योरिटी है। तो वन टू मैनी का काम, अगर मान लीजिए वन टू मैनी का काम विद सिक्योरिटी करें, तो ये जो फंक्शन बन जाता है ये भी किसका बन जाता है, आपका इस स्विच का। इस वजह से स्विच को कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में कई बार इंटेलिजेंट हब के नाम से भी, इंटेलिजेंट हब के नाम से भी गाइस इसको जाना जाता है। तो ये आपके टू द पॉइंट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि आपका बस टोपोलॉजी यहाँ पर होता है, जबकि यहाँ पर मैक एड्रेस यूज करते हैं। अच्छा एक और चीज, ये जो हब होते हैं ये आपके किस में काम करता है, फिजिकल लेयर में, और जबकि ये जो होता है ये किस में काम करता है, आपका डाटा लिंक लेयर के अंदर काम करता है। तो हर चीज मैंने आपको बता दिया, जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो हर चीज मैंने आपको गाइस यहाँ पर बता दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको मजा देगा और पढ़ने में मजा आया होगा, आपको मल्टीपल चीजों की जानकारी मिली है एक्चुअली। तो आप इस सेशन को जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स को गाइज आप लोग जरूर शेयर करें, जिससे और भी ज्यादा लोग यहाँ पर कनेक्टेड हो पाए और वो भी इस सेशन का मजा ले पाए। ठीक है गाइज, तो ये आज का सेशन था कनेक्टिंग डिवाइस। तो गाइज ये सेशन आपको पसंद आया है, आप लोग देखिए जल्दी से जल्दी जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स का जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि 1 फरवरी से आपके प्राइस हाइक हो रहे हैं।
और उस टाइम पर गाइज आप मेरा ये कोड यूज करेंगे जिससे स्पेशल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो गाइज ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, अच्छा रहेगा, और ऐसे सेशंस में आपके लिए गाइज लाता रहूंगा। तो गाइज आप जुड़े रहिए मुझसे। और गाइज थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।